Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Inclined Thinkers. I am Siddiq Amar, your chemistry teacher. Respected students, आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं. The name of the chapter is Productable and Periodicity of the Properties. तो चैप्टर 3 में जो आज हम टुडेज डिस्कशन है उसमें हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल. उसके साथ जो है हम देखने जा रहे हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ हम देखने जा रहे हैं जी डेफिनेशन है और उसके बाद उसके यूनिट है. उसके बाद एग्जांपल्स की बात करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद ट्रेंड्स इन द पीरियड्स है और ट्रेंड्स इन द ग्रुप्स ऑफ द प्रोडक्ट. मैं फिर बताता चलूं, हम 5 चीजों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर यूनिट ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी, एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद ट्रेंड्स इन द पीरियड्स और उसके बाद ट्रेंड्स इन द ग्रुप. ये हम 5 चीजें जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है. ये मैं एक डायग्राम बनाने लगा हूं, जरा इसको गौर से देखें. ये फॉर एग्जांपल एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है और ये एटम का जो है वो हम एक और ऑर्बिट बनाते हैं यहाँ पर. तो ये उसका दूसरा ऑर्बिट है और उसके अंदर जो है वो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़ा हुआ है, ये वाला. अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है. इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. इट्स मीन के किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम लगाएंगे दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं और उसकी वर्डिंग को देख लेते हैं. ये देखें, कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. यानी एक अगर एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो यकीनन वो मोस्टली लूज बॉन्डेड होगा. उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम लगाएंगे दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. अब हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है. तो आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट जो है वो किलो जूल पर मोल होता है, किलो जूल पर मोल. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं. ये देखें कि ये हमारे पास सोडियम आयन है, सोडियम एटम है और सोडियम एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे हमने ये बाहर निकाला है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल दिया और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? 496 किलो जूल पर मोल. यानी सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर है. यहां पर मैं लिसनर्स एक बात आपको बताता चलूं. हमने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन भी पड़ा है और हम इसको भी बाहर निकाल रहे हैं ऐसे, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा ये सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा और इसकी जो एनर्जी कहलाएगी वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी. अगर इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन और भी पड़ा हुआ है यहां पर, ठीक होगी बात. ये इलेक्ट्रॉन था, हमने इसको ऐसे बाहर निकाल दिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और उसकी जो एनर्जी होगी वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. अभी हम इसको देखने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास जो है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन है और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स अलग-अलग हैं, हर एक की अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. अगर हम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को अरेंज करें तो इसकी अरेंजमेंट ये बनेगी. यानी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे ज्यादा होगी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उससे भी ज्यादा होगी. उसकी रीजन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से निकल जाता है तो पीछे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट या क्वांटिटी जो है वो कम रह जाती है और न्यूक्लियस का इफेक्ट जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा हो जाता है, लिहाजा सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है. इसी तरह अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है 2 ग्रुप्स की, ग्रुप 2 है एंड ग्रुप 3 है. अब ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल्स. अगर पहला ग्रुप है जिसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है, अगर हम उसकी बात करें
तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वही फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम की, तो वहां पर पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर हम तीसरे ग्रुप की बात करते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टोलोनियम की, तो उसमें जो है वो थर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। इसी तरह जैसे मैंने पहले भी आपको डिटेल से बताया कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। अभी हम इसका जो है वो ट्रेंड देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये लेफ्ट टू राइट जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल ये लिथियम है, सेकंड ग्रुप की हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं। सेकंड पीरियड में लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 520 है। इसी तरह जब टॉप राइट या एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे हमारे पास नियॉन होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 2081 होगी। इसी तरह ये देखें 5021 है, बेरिलियम की 899 है। हाँ, बोरॉन में थोड़ी सी वेरिएशन आती है, यानी 899 से यकदम 801 पे आती है। ये बाद में डिस्कस करने वाली बात है, बाद में किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कार्बन है 1086, नाइट्रोजन है 1402, ऑक्सीजन है 1343 और फ्लोरीन है तो 1686 किलो जूल पर मोल है। इट्स मीन के लेफ्ट टू राइट जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। उसकी रीजन क्या होती है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम ऑर्बिट में रहता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1 होगी, यानी S1 आएगा इसमें, 2s1। अच्छा, बेरिलियम में जाते हैं तो 4 है तो 2s2 हो जाता है, यानी s ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लिहाजा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। जब हम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन की जब हम बात करें, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें पी ब्लॉक इन्वॉल्व होता है, फ्लोरीन तक बल्कि नियॉन तक होता है, तो उसमें भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ऑर्बिट में रहता है। मतलब इसमें P1 होगा, P2, P3, P4, P5 और नियॉन पे जाके P6 होगा, सेम ऑर्बिट में रहेगा इलेक्ट्रॉन जो है, लिहाजा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन को निकालना रिमूव होगा। कंक्लूजन ये है कि लेफ्ट टू राइट जो है वो चूंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम ऑर्बिट में रह रहे होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो इसको हेल्ड कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन को, लिहाजा लेफ्ट टू राइट जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो ग्रुप में देखें अगर आप टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में ग्रुप में जब हम जाते हैं तो स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि डिक्रीज हो रही है। देखिए लिखा हुआ डिक्रीजिंग, यानी ये देखें लिथियम 520 है, सोडियम 496 है, पोटाशियम जो है वो 419 है, रुबिडियम जो है वो 403 है और सीजियम जो है वो 377 है। यानी ये बेसिकली ग्रुप 1 है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और उसके बाद फ्रांसियम आता है। जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं तो ये देखें इसमें 2s2 होगा, इसमें जो है वो नेक्स्ट ऑर्बिट इन्वॉल्व हो जाएगा, होगा ये भी S1 ही, ये भी सारे S1 होंगे, लेकिन इसमें नेक्स्ट का जो नेक्स्ट ऑर्बिट है वो इन्वॉल्व होता जाएगा। मसलन अगर हाइड्रोजन है तो उसमें होता है 1s1, लिथियम में आए तो 2s1 आ जाता है, इसी तरह जो है वो 3s1 आ जाएगा। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जा रहे होते हैं। जब नेक्स्ट ऑर्बिट में जाते हैं तो उनके दरमियान में न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में जो है वो सब शेल जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, या वैलेंस शेल जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और उस वजह से होता क्या है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा हो रहा होता है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है आउटरमोस्ट शेल के ऊपर वो कम हो जाती है, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो इजी होगा। अभी अगर हम इसकी वर्डिंग देखें, एज वी मूव डाउन द group more and more shell lies between the valence shell and the nucleus of the atom. These additional shells reduce the electrostatic force felt by the electron present in the outermost shell. Resultantly, the valence shell's electrons can be taken away easily. Therefore, ionization energy of the element decreases from top to bottom in the group. यानी कि left to right in the period जो है ionization energy increase हो रही होती है, because इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इनटू द सेम ऑर्बिट, उसमें S इन्वॉल्व है या P इन्वॉल्व है या D इन्वॉल्व है। अब जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं तो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान चूंकि कंसेक्टिवली जो है वो वैलेंस शेल जो है वो शेल्स जो है इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो आपका शील्डिंग इफेक्ट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना जो होता है वो ईजी होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करने की।
कोशिश करें कि वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।